एपिसोड 291 टू 300। अध्याय 291। अध्याय 284। जब एमिली पाकर ने दस्तावेज पढ़ना समाप्त किया तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। वह आलस से खींची हुई थी और कार्लोस ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसकी सूट जैकेट उसकी बांह पर लटकी हुई थी, उसकी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला हुआ था। तुम पूरी सुबह काम करते रहे, चलो दोपहर के भोजन के लिए बाहर चलते हैं। एमिली पाकर के लिए उन्हें कंपनी में ही रहना पड़ता था और ढेर सारे दस्तावेजों को संभालने में उनका साथ देना पड़ता था। एमिली पाकर हल्के से मुस्कुराए। चलो सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के पास खाना खाते हैं। मैं दोपहर में क्लिनिक जाना चाहता हूँ। उसे साफ सुथरे और चमकदार दफ्तर में रहना पसंद नहीं था। उसकी तुलना में उसे क्लिनिक में जड़ी बूटियों और कीटाणुनाशकों की खुशबू ज्यादा पसंद थी। क्लिनिक का पुनर्गठन हो चुका था और वह पुनः खुलने के लिए तैयार था। दंपत्ति साथ साथ ऑफिस से बाहर निकले। जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, दरवाजा एक डिंग की आवाज के साथ खुल गया। एडम विलो और सोफी पाकर कार्टर कबीले के कई कर्मचारियों के साथ लिफ्ट के अंदर खड़े थे। एमिली पाकर और कार्लोस बीच में आए और एमिली ने सहजता से कहा, असिस्टेंट एडम, मैं आज दोपहर ऑफिस में नहीं रहूंगा। अगर कोई दस्तावेज साइन करने हो तो उन्हें मेरी मेज पर छोड़ दीजिए, मैं कल उनसे निपट लूंगा। सोफी पाकर ने यह सुनकर जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और कहा, एमिली पाकर, कंपनी आजकल बहुत व्यस्त है और तुम फिर भी आराम करना चाहती हो। भाई एडम इन दिनों ओवरटाइम कर रहे हैं। आप किस प्रकार के महाप्रबंधक हैं? यदि आप ऐसे हैं तो अन्य कर्मचारी कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? जब वह बोलना समाप्त कर चुकी तो लिफ्ट में मौजूद अन्य कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे और एमिली की ओर असंतोष भरी नजरों से देखने लगे। कार्लोस ने एक उपहास्यपूर्ण हंसी निकाली। उसका स्वर व्यंग्य से भरा हुआ था। सोफी, तुम तो सरकार द्वारा भेजी गई निरीक्षण टीम की सिर्फ एक उपनेता हो। किसी जनरल मैनेजर को काम करने का तरीका बताना तुम्हारा काम नहीं है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह लिफ्ट में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी और सोफी का चेहरा तुरंत राख के रंग में बदल गया। उसने कार्लोस को घूरा, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। उसने अपने दांत पीस लिए, उसका स्वर अभी भी दृढ़ था। मैं यहाँ काम की निगरानी करने आया हूँ। अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है और परियोजना की प्रगति को प्रभावित कर रहा है तो जाहिर है मुझे इस पर ध्यान देना होगा। उसकी आवाज़ तीखी थी, मानो वह अपनी तीव्र गति से दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर रही हो। एमिली पाकर हल्के से मुस्कुराए। सोफी के गुस्से का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। मेरा काम पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए ओवरटाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक देर तक काम करने की बात है तो यह कुशलता के कारण है। कार्टर कबीले में एक लचीली कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। जब तक काम पूरा हो जाता है आप जा सकते हैं। उपनेता सोफी, लोगों की आलोचना करने से पहले आपको कार्टर कबीले के नियमों को समझना चाहिए। उसकी आवाज़ तीखी और शक्तिशाली थी। प्रत्येक शब्द सोफी के अनुमान को ध्वस्त करता प्रतीत हो रहा था। एमिली के बोलते ही लिफ्ट के दरवाजे एक डिंग की आवाज़ के साथ खुल गए। उसने हल्की सी मुस्कान दी और सोफी को नज़रअंदाज करते हुए बाहर चली गई। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और सोफी का चेहरा और भी ज्यादा खराब हो गया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, अविश्वसनीय, वह अभी भी इतनी अनुचित है। वह तो अभी कॉलेज से स्नातक हुई है। उसकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? वे दस्तावेज बहुत जटिल हैं। वह और कार्लोस उन सबको कैसे संभाल पाएंगे? वह निश्चित रूप से झूठ बोल रही है। आप सब ने सुना, मैं अभी एमिली पाकर के काम की प्रगति जांचने जा रहा हूँ। अगर उसने फिर झूठ बोला तो हमारी निरीक्षण टीम उसे जाने नहीं देगी। सोफी ने लिफ्ट का बटन जोर से दबाते हुए ये कहा और जल्द ही दरवाजे एक और डिंग की आवाज के साथ खुल गए। सोफी निरीक्षण दल के कुछ सदस्यों को जल्दी से एमिली पाकर के कार्यालय में ले गई। दरअसल डेस्क पर दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें फाइल फोल्डरों में व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया था। सोफी ने कुछ दस्तावेज उठाए, जल्दी से उन्हें पलटने लगी। उसकी हरकतें कुछ उत्सुकता भरी थीं, मानो वह एमिली की गलती को तुरंत पकड़ लेना चाहती हो। एडम विलो चेहरे पर बेबसी के भाव लिए खड़ा था। उसने आह भरी और एक दस्तावेज उठाकर उस पर नजर डाली। इस नज़र में उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने ये दस्तावेज अपने पास बैठे एक कर्मचारी को सौंप दिया जो लेखा परीक्षा विभाग से था, क्योंकि इस दस्तावेज में कई डेटा बिंदु थे जिनकी समीक्षा की आवश्यकता थी। ऑडिट कर्मचारी ने दस्तावेज लिया और ध्यान से उसकी जांच की। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वह अविश्वास के भाव से बोल रहा था, ये सभी आंकड़े सही हैं और महाप्रबंधक के इनपुट बहुत सटीक हैं। सोफी ये देखकर दंग रह गई। मेज पर रखे दस्तावेजों के ढेर को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एमिली पाकर और कार्लोस ने इन दस्तावेजों को आधे दिन में ही तैयार कर लिया, जबकि एडम विलो को इन्हें पूरा करने में एक सप्ताह लग गया, जबकि इसके लिए उन्हें कई अनुभवी कर्मचारियों की मदद भी लेनी पड़ी। उसने एक और दस्तावेज उठाया और उसकी जांच की तो पाया कि हर दस्तावेज में एक भी त्रुटि नहीं थी। सोफी का चेहरा लगातार खट्टा होता जा रहा था। उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। अपने हाथ में दस्तावेज पकड़े एडम विलो के चेहरे पर एक दुर्लभ बेचैनी दिख रही थी। पहले तो उसने सोचा था कि एमिली बस काम में उलझी हुई है, लेकिन सामने आए तथ्यों ने उसे करारा झटका दिया। एडम विलो को निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि यह सब एमिली या कार्लोस ने अपनी क्षमताओं से पूरा किया था। उनके मन में यह विश्वास था कि उनके पीछे एक अत्यंत कुशल टीम काम कर रही है, जिसे गुप्त रूप से श्रीमती कार्टर का समर्थन प्राप्त है। आखिरकार कार्टर कबीले की नींव गहरी थी और श्रीमती कार्टर ने पर्दे के पीछे असाधारण कौशल के साथ काम किया, एक तथ्य जिसे एडम विलो अच्छी तरह से जानते थे। वह डेस्क के सामने खड़ा था। उसकी नज़र उन दस्तावेजों पर घूम रही थी। उसे पता था कि मिसेस कार्टर को उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ अपने और अपने पिता पर निर्भर रहना आसान नहीं होगा। उसे मजबूत बाहरी समर्थन की जरूरत थी। एडम विलो ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था।
उसे तुरंत ब्लैकस्टोन कैपिटल से संपर्क करना होगा। वित्तीय जगत में उसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए अगर वे उसका साथ दे सकें तो कार्टर परिवार पर नियंत्रण हासिल करने का अभी भी एक मौका है। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान हल्की सी उभर आई। कार्लोस कार चलाकर करीब 12:30 बजे सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल पहुंचा। सड़क के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानों में चहल पहल शुरू हो गई थी और हवा में तरह तरह की पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। दोनों पास के एक छोटे से रेस्तरां में चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एमिली पार्कर की नज़र कोने में रखी मेज पर पड़ी जहां कुछ परिचित लोग बैठे थे। अमेलिया विलो ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे, वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। चार्ल्स पॉन्ड उसके बगल में बैठा हुआ था। वे सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के कुछ सहपाठियों के साथ खाना खा रहे थे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे और माहौल खुशनुमा बातचीत से गुलजार था। एमिली पार्कर एक क्षण के लिए रुकी, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। कला प्रदर्शन के बाद से चार्ल्स पॉन्ड और अमेलिया विलो का स्थानांतरण हो गया था और तब से वह उन्हें काफी समय तक नहीं देख पाई थी। वह दूसरी खाली मेज की ओर मुड़ी, कार्लोस उसके पीछे पीछे आ रहा था। दंपति ने खिड़की के पास बैठने के लिए एक स्थान चुना और चार्ल्स और अमेलिया की नज़र उन पर पड़ी। अमेलिया खड़ी हुई और उनके पास चली आई। अध्याय 292, अध्याय 285। एमिली पार्कर कोने में बैठी थी, उसका थोड़ा सा फूला हुआ पेट उसके रूप में सौम्यता का स्पर्श जोड़ रहा था। कहा जा रहा है कि अमेलिया विलो की तबीयत हाल ही में अच्छी चल रही है। जब से उसे स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया है, एमिली ने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। एमिली ने आखिरी बार उसके बारे में तब सुना था जब मारिया कार्टर ने उसका जिक्र किया था। अमेलिया विलो ने बहुत ही सावधानी से कपड़े पहने थे और वह विशेष रूप से चमकदार लग रही थी। एमिली ने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें हवा में मिल गईं। एमिली की निगाहें शांत और दृढ़ थीं, जबकि अमेलिया की आंखों में घृणा की झलक झलक रही थी। एमिली, बहुत समय हो गया मिलते हुए। अमेलिया की नज़रें एक पल के लिए एमिली के थोड़े सूजे हुए पेट पर टिक गईं। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने मेरे भाई से संबंध क्यों तोड़ लिया। पता चला कि यह एक अविवाहित गर्भावस्था के कारण हुआ था। तुम्हें सचमुच कोई शर्म नहीं है? तुम दोगले होकर मेरे भाई को बहका रही हो। मेरे भाई को भी इस पूरे समय तुम्हारे प्रति अपराधबोध महसूस होता रहा। अमेलिया के शब्द कठोर और तीखे थे। एमिली ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते तो चुप रहो। सबसे पहले, एडम विलो और मैं किसी रिश्ते में नहीं थे। वह स्पष्ट था और लगातार हमारे रिश्ते से इनकार करता रहा। और हाँ, जो दोगला था वो मैं नहीं, तुम्हारा भाई था। उसने और सोफी पार्कर ने मेरे साथ अन्याय किया था। एमिली के इस जोरदार खंडन से अमेलिया स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी और उसकी उपहासपूर्ण मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया, उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक थी। मेरे भाई ने आपके साथ गलत कैसे किया? साफ है, तुमने ही उसके साथ अन्याय किया है। तुम्हारा और कार्लोस का एक बच्चा भी है, फिर भी तुम बहस करना चाहती हो। सचमुच बेशर्मी है। जैसे ही अमेलिया ने बोलना समाप्त किया, अचानक पानी की छपाक की आवाज आई और उसके चेहरे पर गर्म पानी का एक कप फेंक दिया गया। कार्लोस पास में ही खड़ा था, उसके हाथ में एक खाली कप था, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने कप को ऐसे धोया जैसे उस घटना से उसका कोई लेना देना ही न हो। कुछ लोगों के मुंह गंदे होते हैं और उनसे भी अधिक गंदे दिल, उन्हें धोने का समय आ गया है। कार्लोस की आवाज़ उदासीन और शांत थी जब उसने एमिली के टेबलवेयर को उठाया और ध्यान से उसे धोया। कार्लोस, तुम्हें क्या हो गया है? चार्ल्स पॉन्ड दौड़कर आया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पहले चार्ल्स कार्लोस से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उच्च वर्ग जानता है कि कार्लोस को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनसे उत्तराधिकार के अधिकार छीन लिए गए हैं। वह इतने छोटे से रेस्तरां में खाना खाने आया, जिससे साफ पता चलता है कि वह कठिन समय से गुजर रहा है। चार्ल्स को अब उससे डर नहीं लगता था। कार्लोस ने अपना सिर उठाया और चार्ल्स को ठंडी नज़र से देखा। खुश मत हो, तुम तो बस मेरे भाई के पराजित शत्रु हो। अमेलिया ने अपने चेहरे से पानी पोंछा और कार्लोस को गुस्से से घूरने लगी। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। उसने अपने गंदे कपड़ों को देखा और गुस्से में वहां से चली गई, जबकि चार्ल्स जल्दी से बिल चुकाने चला गया। छोटे से रेस्तरां के बाहर अमेलिया ने प्रवेश द्वार पर खड़ी शानदार मेबैक कार देखी। ये कार्लोस की कार थी। ये सोचकर कि एमिली को हर दिन एक लग्जरी कार में यात्रा करने का मौका मिलता है, अमेलिया ईर्ष्या से भर गई। भाई पहले ही कार्टर कबीले में शामिल हो चुका है, जल्द ही कार्टर और उन कष्टप्रद भाई बहनों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तब तक तो उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। अमेलिया ने दांत पीसते हुए विजय के भाव से कहा। अमेलिया अभी भी सोच रही थी। उसने कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन चार्ल्स को बाहर आते नहीं देखा, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। मेरा बैंक कार्ड फ्रीज हो गया है। चार्ल्स का चेहरा कुछ उदास था। बिल का भुगतान करते समय उसे पता चला कि उसका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा उनके कई भुगतान खातों में मौजूद सारा पैसा भी फ्रीज कर दिया गया। अध्याय 293, अध्याय 286। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और कार्लोस अंदर चला गया। घबराहट में एमिली पार्कर फिसल गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह जमीन पर गिरने वाली है। उसी समय एक बड़ा हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कमर को मजबूती से सहारा दिया। एमिली पार्कर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह हकलाने लगी। तुम अंदर क्यों आए? उसके हाथ ने सहज ही उसके शरीर के अगले हिस्से को ढक लिया और उसके कान तुरंत लाल हो गए, मानो आग की लपटों से छू गए हों। कार्लोस शांत भाव से स्थिर खड़ा रहा। उसने एमिली से अपनी नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली में स्पर्श की अनुभूति स्पष्ट रूप से बनी रही। एमिली पार्कर की त्वचा बादाम के दूध की तरह नाजुक और चिकनी थी, इतनी गोरी की लगभग चमकती थी। वह एमिली के अंतरंग कपड़ों का एक सेट पकड़े हुए था, जो नौकरों ने उसे बदलने के लिए दिया था। पता चला कि एमिली पसीने से तरबतर होकर नहाने के लिए उत्सुक थी और उसने नौकरों से अपने कपड़े लाने को कहा था।
एक नौकर अचानक कालोस से टकरा गया और उसने सहजता से बताया कि 5 से 6 महीने की गर्भवती महिलाओं को कभी कभी अपने अंगों के समन्वय में परेशानी होती है और उन्हें स्नान करते समय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये सुनकर कालोस कपड़े लेकर अंदर आ गया। एमिली का चेहरा और भी लाल हो गया। वह मना करना चाहती थी, लेकिन उसी पल उसे अपने टखने पर एक असहज सी सनसनी सुन्नता सी महसूस हुई। उसने एक हल्की सी कराह भरी, उसकी सुंदर भौहें उलझी हुई सी हो गईं और उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ गई। कालोस ने उसकी बेचैनी देखी और उसके पैर की ओर देखा। उन्होंने पतले टखने पर हल्की सूजन देखी तथा त्वचा का रंग हल्का नीला पड़ गया था। एमिली शर्मा गई, अवचेतन रूप से अपना पैर वापस खींच लिया और धीरे से कहा, मैं आज दोपहर से काफी देर तक खड़ा रहा हूँ। पैर भिगोने से मुझे आराम मिलेगा। लेकिन कालोस अभी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह नीचे झुका, धीरे से उसका टखना पकड़ा और उसका पैर अपने घुटने पर रख दिया। उसकी निगाहें एकाग्र और गंभीर थीं, मानो वह किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दे रहा हो। एमिली उसकी उंगलियों को अपने टखने पर हल्के से दबाते हुए महसूस कर सकती थी। हालांकि तकनीक थोड़ी अनाड़ी थी, लेकिन दबाव बिल्कुल संतुलित था। कालोस ने उन मालिश तकनीकों को याद किया जो उसने सूजन कम करने के लिए ऑनलाइन देखी थी और सलाह देते हुए उसे धीरे से मालिश की। हिलना मत, मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा, जल्दी ही आराम हो जाएगा। शौचालय बहुत शांत था, इतना शांत कि एमिली को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, मानो उसने अपनी छाती में एक छोटा सा ड्रम पकड़ रखा हो। बहन मारिया काटा एक जीवंत छोटे खरगोश की तरह खुशी से उछलते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। वह एमिली को यह बताने के लिए उत्सुक थी कि इस महीने की परीक्षा में उसने आश्चर्यजनक रूप से स्कूल में प्रथम 3 में स्थान प्राप्त किया है। यह उसका दीर्घकालिक लक्ष्य था और वह इस बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि एमिली कितनी आश्चर्यचकित होगी। लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही मारिया स्तब्ध रह गई। कमरा खाली था, बस हवा के झोंके से पर्दे हिल रहे थे। उसने इधर उधर देखा और निराश होकर बुदबुदाई, बहन कहाँ है? जैसे ही वह जाने वाली थी, एक धीमी सी गुनगुनाहट उसके कानों में पड़ी। आवाज धीमी थी, संयम का आभास देती हुई। ऐसा लग रहा था कि वह शौचालय से आ रही है। मारिया की जिज्ञासा तुरंत भड़क उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई बड़ा रहस्य खोज लिया हो। वह सावधानीपूर्वक शौचालय के दरवाजे के पास गई और ध्यान से सुनने लगी। तभी शौचालय से कालोस की थोड़ी कर्कश आवाज सुनाई दी, क्या यह अच्छा लगता है? मारिया का चेहरा अचानक लाल हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी गपशप भरी छोटी आंखें चमक उठीं। इसके तुरंत बाद एक महिला की धीमी गुनगुनाहट के साथ थोड़ी शिकायत भरी आवाज आए, तुम बहुत हल्के हो, मेरा पैर सुन्ना हो गया है। मारिया के गाल और भी लाल हो गए। वह अपने कानों को ढकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और धीरे से बुदबुदाने लगी, दिन के समय मेरे भाई में आत्मसंयम की कमी होती है, लेकिन यह समझने योग्य है। उन्होंने कई महीनों तक सहन किया है और अब बच्चा स्थिर है। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। लगता है भाई और भाभी के बीच फिर से तलाक होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मारिया ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। वह सावधानी से पीछे हट गई, क्योंकि उसे डर था कि अंदर मौजूद दोनों उसे देख लेंगे। कमरे से बाहर निकलते ही वह अपनी मां को इस महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताने के लिए उत्सुक हो गई। रात्रि भोजन के समय मारिया मेज पर बैठी थी। उसकी नजरें लगातार एमिली और कालोस पर घूम रही थीं तथा उसके मुंह पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। एमिली उसकी निगाहों के सामने उलझन में थी, थोड़ी शर्मा रही थी, जबकि कालोस अपनी बहन में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जिससे उसकी भौहें तंग गईं। अंततः इसे सहन न कर पाने के कारण कालोस ने मारिया को घूरा और डांटते हुए कहा, खाना नहीं खा रहे हो तो जल्दी पढ़ाई करने चले जाओ। ये कैसा नज़ारा है? उसने बहुत समय से अपनी माँ और बहन, विशेषकर मारिया, के अजीब चेहरे देखे थे, जिनकी मुस्कान उसके कानों तक पहुंचती थी, जो नाई की चेहरे जैसी लगती थी। कालोस की तीखी निगाहों से मारिया और भी जोर से हंसी। भाई, तुम्हारा पेट भर गया है और तुम दूसरों को खाने नहीं देते। मन ही मन वह उसकी आलोचना करती रही, ये सोचकर कि वह कृतघ्न है। वह बहन ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करती थी कि उसकी भाभी उसे छोड़ न दे। श्रीमती कार्टर ने हल्के से अपना गला साफ किया। मारिया, चिढ़ाना बंद करो, अपना खाना खाओ। एमिली, ज्यादा खाओ, अब तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना पड़ेगा। इसके साथ ही श्रीमती कार्टर ने एमिली को सूप का कटोरा परोसा। एमिली ने चुपचाप सूप पी लिया और कालोस ने अपने बेटे की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। आपके लिए भी यही बात लागू होती है। एमिली गर्भ में बच्चे को पाल रही है, आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बच्चे को नुकसान पहुंचाने का जोखिम न उठाएं। मैं बाद में एमिली की जांच एक पारिवारिक डॉक्टर से करवाऊंगा। एमिली का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि श्रीमती कार्टर और मारिया के बीच गलतफहमी हो गई थी। वह जल्दी से समझाने वाली थी, लेकिन कालोस ने इत्मीनान से खुद के लिए सूप का एक कटोरा परोसा, उसे पिया और सहजता से कहा, समझ गया। एमिली और भी शर्मा गई, कालोस को घूरते हुए मन ही मन सोचने लगी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। कालोस की नज़र अनजाने में खाने की मेज से हटकर खाली सीट पर जा पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या पिताजी अक्सर रात के खाने के लिए घर नहीं आते? अपने करियर और जीवन में व्यस्त रहने के कारण कालोस को परिवार के साथ भोजन करने का अवसर कम ही मिलता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इवान पामक के कार्यक्रम से अनभिज्ञ थे। जागीर में वापस आने के बाद उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि रात के खाने में अक्सर उसकी मां को व्यंजनों से भरी मेज के सामने ही देखा जाता था, जिससे वह विशेष रूप से अकेली दिखाई देती थी। श्रीमती कार्टर सिरहाने बैठी थी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उनकी आंखों में अकेलेपन की हल्की सी झलक दिख रही थी। उसने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसकी आवाज़ धीमी और कुछ बेबसी से मिश्रित थी। तुम्हारे पिताजी इन दिनों काम में व्यस्त हैं, अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, कभी कभी आधी रात को ही लौटते हैं। वह रुकी, फिर बोली, आप सभी के यहाँ होने से भोजन बहुत अधिक स्वादिष्ट हो गया है।
एमिली का सूप पीना रुक गया क्योंकि उसे पता था कि श्रीमती कार्टर को शायद कभी यह एहसास नहीं हुआ होगा कि इवान पामा के पास बाहर कोई और महिला भी हो सकती है। अध्याय 294। अध्याय 287। एमिली पाकर खाने की मेज के पास सूप का कटोरा लिए बैठी थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी निगाहें कुछ दूर थीं। कटोरे में रखा सूप काफी समय पहले ही ठंडा हो चुका था तथा सतह पर ठोस तेल की एक पतली सफेद परत बन गई थी। उसके विचार अभी भी परेशान करने वाले मामले इवान पामा और विलो परिवार के बीच के रिश्ते पर केंद्रित थे। एमिली का संदेह पिछले कुछ समय से बढ़ रहा था, खासकर जब से इवान पामा ने एडम विलो को कार्टर कबीले में शामिल किया था, जिससे उसे यह महसूस होने लगा था कि चीजें सरल नहीं थीं। उन्होंने एडम विलो की कार में एक श्रवण यंत्र लगाया था, लेकिन अभी तक कोई उपयोगी जानकारी एकत्र नहीं कर पाई थी। यदि यह जारी रहा तो उसका अगला कदम इवान पामा के फोन को हैक करने पर विचार करना होगा। यह विचार आते ही एमिली की उदासी और गहरी हो गई, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। बहन, तुम क्या सपना देख रही हो? सूप ठंडा है। मारिया कार्टर की आवाज ने एमिली को उसकी कल्पना से बाहर खींच लिया। मारिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। एमिली ने हल्की सी मुस्कान दी, सूप का कटोरा नीचे रख दिया और धीरे से कहा, कुछ नहीं, मेरा पेट भर गया है। उसने अपनी आवाज को अधिक सहज बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी अपने अगले कदमों की योजना बना रही थी। कार्टर परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, विशेष रूप से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण। चाहे वह भविष्य में कार्लोस से तलाक ले या नहीं, कार्टर परिवार के साथ उसका हमेशा एक अटूट रिश्ता रहेगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह इवान पामा के धोखे का पर्दाफाश अवश्य करेगी। भोजन के बाद मारिया कार्टर ने कार्लोस को रोका, उसकी आंखें विनती कर रही थीं। भाई, मुझे अपनी पत्नी 2 घंटे के लिए उधार दे दो। उसकी आवाज़ तीखी थी, जिसमें थोड़ी सी चुलबुलाहट थी। कार्लोस रुक गया, उसका स्वर थोड़ा अप्रसन्न था। क्या आपके पास कोई ट्यूटर नहीं है? अपनी भाभी को क्यों परेशान करते हो? वह आज काफ़ी थकी हुई है। वह गंभीर भाव लिए हुए था। मारिया ने असंतुष्ट होकर कहा, भैया, तुम बदल गए हो। पहले तुम मेरी पढ़ाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। हाल ही में स्वर्गीय राजा शिक्षक व्यस्त हो गए हैं और हमारी ट्यूशन सप्ताह में 5 बार से घटकर 3 बार हो गई है। इसीलिए मैंने अपनी भाभी से मदद मांगी। उसने एमिली को दयनीय दृष्टि से देखा। कार्लोस ने आह भरी, उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मारिया ने अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम भूल गए, मैंने तुमसे पहले भी गणित के सवाल पूछे थे। आपकी समस्या का समाधान हमेशा 1 या 2 चरणों में ही हो जाता था। मैं कैसे समझ सकता था? ये भाभी की तरह नहीं है, उनकी विधियां स्वर्गीय राजा के समान हैं, सरल और समझने में आसान है, और वह मुझे कई नई तकनीकें सिखाती हैं। बोलते समय उसने एमिली की बाँह पकड़ ली और उसे हिलाया। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। एमिली ने मारिया के हाथ को धीरे से थपथपाया, उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें देखने में मदद करूंगा। तुम उसे बिगाड़ दोगे, वह अंततः हाथ से निकल जाएगी। कार्लोस के स्वर में नाराजगी भरा हास्य झलक रहा था। अपने भाई की बात सुनकर मारिया की आंखें चमक उठीं और उसने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने एमिली का हाथ पकड़ा और हवा के झोंके की तरह भाग गई। कार्लोस अपनी बहन और एमिली की पीठ को देख रहा था। उसके चेहरे की प्रेम भरी मुस्कान धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उसकी आंखें गहरी और जटिल हो गईं और उसके मुंह का टेढ़ापन गायब हो गया। वह मुड़ा और अध्ययन कक्ष में चला गया, धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में किताबों की हल्की सी खुशबू थी और अलमारियां तरह तरह की किताबों से भरी थीं। कार्लोस डेस्क पर गया, बैठ गया और अपना फ़ोन उठाया। जब उसने अपना सोशल मीडिया खोला तो उसकी नज़र फिर से रेनी वाइट की 2 घंटे पहले की एक पोस्ट पर पड़ी। उसकी उंगलियां थोड़ी रुक गईं, उसकी निगाहें जटिल भावनाओं से झिलमिला रही थीं। रेनी वाइट की पोस्ट में कोई पाठ नहीं था, केवल एक फ़ोटो थी। यह एक गर्भावस्था परीक्षण का चित्र था, जिसमें 2 क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। कार्लोस ने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां थोड़ी सफ़ेद हो रही थीं, मानो नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसकी आंखों में एक जटिलता थी जो ये छिपा रही थी कि वह खुशी थी या गुस्सा। वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया, उसके दिमाग में रेनी का चेहरा घूम गया, वह लड़की जो कभी कागज़ के एक खाली पन्ने की तरह शुद्ध लगती थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी निगाहें और वह सौम्यता जो उसने कभी उसके प्रति दिखाई थी, सब उस क्षण धुंधली हो गईं। कार्लोस के होंठ हल्के से फड़कने लगे और उसके भीतर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भावना उमड़ रही हो, फिर भी उसने बलपूर्वक उसे दबा दिया। जब तक रात पूरी तरह से नहीं छा गई, उसने धीरे से फ़ोन नीचे रख दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर ही अंदर लहरें काफ़ी समय से उग्र थीं। विला के एक कोने में मारिया के शयन कक्ष के अंदर कार्लोस और उसकी पत्नी की तरह मारिया का शयन कक्ष भी एक सुइट था जो 180 वर्ग मीटर से अधिक का था, जिसमें एक अलमारी कक्ष, स्नानघर और बैठक कक्ष था। साथ ही एक अध्ययन कक्ष भी था जहां मारिया अपना दैनिक अध्ययन और जीवन व्यतीत करती थी। मारिया कार्टर एमिली पाकर के सामने बैठी थी। उन्होंने परीक्षा का पेपर कॉफ़ी टेबल पर फैला दिया और कलम उठाते हुए गंभीरता से कहा, भाभी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं इस समस्या को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? एमिली पाकर ने परीक्षा का पेपर लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, फिर धीरे से अपनी कलम से पेपर पर कुछ रेखाएं खींची और धैर्यपूर्वक समझाया। उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट थी और समस्या समाधान का उसका तरीका तार्किक और व्यवस्थित था। मारिया ध्यान से सुन रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों में अचानक एक एहसास उभर आया। आधा घंटा बीत गया और एमिली पाकर ने अपना सिर उठाया, धीरे से अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए कहा, मैंने पहले भी इस समस्या का समाधान किया है। पिछली बार जब मैंने आपके साथ इस पर चर्चा की थी तो उसमें से सामग्री निकाल लें। उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन उसके स्वर में गंभीरता का भाव था।
एमिली पाकर की बातें सुनकर मारिया की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी और वह जल्दी से उठकर डेस्क पर खोजबीन करने लगी। उसकी गतिविधियां थोड़ी जल्दबाजी में थीं, मेज पर विभिन्न पुस्तकें और सामग्री ढेर में रखी हुई थी जो कुछ हद तक अव्यवस्थित लग रही थी। उसने काफी देर तक खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने अपनी आंखों में माफी का भाव लिए हुए पलटकर कहा, भाभी, वह सामान गायब है। मुझे आश्चर्य है कि नौकरों ने सफाई करते समय उसे हटा दिया होगा। मैंने पहले देखा था कि स्वर्गीय राजा द्वारा मुझे दी गई कई महत्वपूर्ण सामग्रियां गायब हो गई हैं। मुझे अगली बार उनसे इस बारे में बात करनी होगी। वह मुंह बनाकर बैठी थी, उसकी आंखें शिकायत से भरी थीं, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। एमिली पाकर ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए सुना और उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ में लिया परीक्षा का पेपर धीरे से नीचे रख दिया। उसके स्वर में चिंता की झलक थी। मारिया, क्या ऐसी स्थिति पहले भी हुई है? मारिया ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में बेबसी का भाव था। मैंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि मैं लापरवाही से इसे खो बैठा हूं। लेकिन हाल ही में ऐसा ज्यादा बार हो रहा है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। उसने अपने होंठ काट लिए। एमिली पाकर ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि कार्टर परिवार के नियम सख्त हैं। नौकर आमतौर पर कमरों की सफाई बहुत सावधानी से करते हैं। सामग्री का नुकसान इतनी बार नहीं होना चाहिए। एमिली की नज़र अनजाने में पास ही स्थित गुलाबी कंप्यूटर पर पड़ गई। कंप्यूटर के केस को कुछ स्टिकरों से सजाया गया था जिन पर प्यारे कार्टून चरित्रों को दर्शाया गया था जो विशेष रूप से चंचल लग रहे थे। यह मारिया कार्टर का कंप्यूटर था और वह इसका उपयोग अतिरिक्त कक्षाओं के लिए भी करती थी। एमिली पाकर के मन में पहले से ही एक योजना थी। मारिया, मैंने समस्या समाधान प्रक्रिया लिख ली है, एक बार फिर देखो। मुझे अभी याद आया, मुझे कुछ कार्य संबंधी ईमेल का उत्तर देना है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? एमिली का लहजा सहज था, मानो वह कोई मामूली बात कह रही हो। मारिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जरूर, इसका इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार करो। एमिली ने हल्का सा सिर हिलाया और उठकर कंप्यूटर की ओर चल पड़ी। वह कंप्यूटर के पास गई, धीरे से पावर बटन दबाया और कंप्यूटर स्क्रीन चमक उठी। एमिली की नज़र स्क्रीन पर थी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर धीरे से टैप कर रही थीं। मारिया द्वारा समस्या को देखने के बाद संतुष्टि में सिर हिलाते हुए एमिली ने कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने कंप्यूटर में जो ट्रोजन प्रोग्राम लगाया था वह चुपचाप काम करना शुरू कर चुका था। उस रात कार्टर के घर पर सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। अगले दिन एमिली पाकर और कार्लोस कार्टर हमेशा की तरह कार्टर कबीले में काम करने चले गए। कार्टर कबीले का कार्यालय भवन सुबह के प्रकाश में विशेष रूप से गंभीर और गंभीर लग रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी कांच की दीवारों से परावर्तित होकर एक चकाचौंध पैदा कर रही थी। एमिली कार्यालय में गई, जहां उसकी मेज पर पहले से ही विभिन्न दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ था। उसके फोन पर एक सूचना आई। यह उस प्रोग्राम से अलग था जिसे उसने मारिया कार्टर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया था। एमिली का दिल थोड़ा सा दबा। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर मारिया के कंप्यूटर की वास्तविक स्थिति दिख रही थी। किसी ने मारिया कार्टर का कंप्यूटर खोल दिया था और इस समय मारिया को कक्षा में होना चाहिए था। इसका मतलब था कि कोई मारिया के शयन कक्ष में घुस आया था। एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 5 मिनट पहले मारिया कार्टर के शयन कक्ष का दरवाजा, जो बंद था, धक्का देकर खोला गया। इवान पामर ने कमरे में प्रवेश किया और हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए गंदगी से असंतुष्ट प्रतीत हुए। इवान की नज़र मारिया की मेज पर पड़ी, जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और सामग्रियों से भरी हुई थी। वह आगे बढ़े, अपना फोन निकाला, जल्दी से कुछ दस्तावेज निकाले और बिना किसी हिचकिचाहट के तस्वीरें ले लीं। उनकी गतिविधियां त्वरित और कुशल थीं। स्पष्टतः यह उनका पहली बार नहीं था। तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने देर नहीं की और सीधे अपने फ़ोन के माध्यम से दस्तावेज भेज दिए। इसके बाद इवान कंप्यूटर के पास गया, धीरे से पावर बटन दबाया। कंप्यूटर स्क्रीन चमक उठी। उसने कुशलता से पासवर्ड डाला, सिस्टम एक्सेस किया और कई कोर्स मटेरियल की तस्वीरें लीं। इसी तरह की हरकतें उसने बिना किसी एहतियात के कई बार की थीं। हालांकि इवान को इस बात का पता नहीं था कि जैसे ही उसने कंप्यूटर चालू किया, कैमरे की लाल बत्ती कुछ देर के लिए चमकी और चुपचाप चालू हो गई। उनकी हर हरकत, हर भावभंगिमा कैमरे द्वारा स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की गई और एक एक करके कार्यालय में एमिली पाकर तक पहुंचाई गई। अध्याय 295। अध्याय 288। एमिली पाकर की उंगलियां फोन स्क्रीन पर धीरे धीरे फिसलीं, जिससे वह थोड़ी सी आंखें सिकुड़कर निगरानी फुटेज में दिख रहे परिचित व्यक्ति को बड़ा कर सकीं। इवान पामर की छवि विशेष रूप से डरावनी दिखाई दी। एमिली के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसकी हमेशा कोमल रहने वाली आंखें अब तीखेपन से चमक उठी, मानो 2 चमकते खंजर हों। उसकी मेज पर रखा इंटरकॉम फोन अचानक बज उठा, जिसने अपनी तीखी आवाज से कार्यालय की शांति भंग कर दी। एमिली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फोन स्क्रीन से अपनी नजर हटाई और रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी ओर से कार्लोस की आवाज आई, जिससे उसे 10 मिनट बाद होने वाली मीटिंग की याद आ गई। एमिली ने वीडियो को एन्क्रिप्टेड क्लाउड पर बैकअप कर लिया। उसकी उंगलियां फोन स्क्रीन पर हल्के से घूम गईं, जिससे उसके फोन पर मौजूद रिकॉर्ड डिलीट हो गए। यह आंदोलन तीव्र एवं निर्णायक था, तथा इसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। यद्यपि कार्लोस के साथ उसका विवाह केवल नाम मात्र का था, कार्टर कबीले ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। खासकर श्रीमती कार्टर उसकी देखभाल लगभग ऐसे करती थी मानो वह उनकी अपनी बेटी हो। श्रीमती कार्टर की सौम्यता और दयालुता अक्सर एमिली के दिल को छू जाती थी। फिर भी इवान पामर, जो सतह पर ईमानदार और अधिकारपूर्ण प्रतीत होता था, ने गुप्त रूप से अपनी बेटी की अध्ययन सामग्री चुराने का घृणित कार्य किया। एमिली का दिल गुस्से और निराशा से भर गया था, लेकिन वह जानती थी कि अभी उसे बेनकाब करने का समय नहीं आया है। उसे उन सामग्रियों को चुराने के पीछे इवान पामर के असली इरादे जानने थे। क्या ये सिर्फ पक्षपात था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? क्लाउड लेक विला छोड़ने के बाद इवान पामर हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। हालांकि इस बार वह सीधे घर नहीं गए बल्कि अपनी बेटी के स्कूल चले गए।
परिसर में डूबते सूरज ने स्कूल की इमारतों पर एक सुनहरा आवरण डाल दिया। इवान पामा स्कूल में दाखिल हुए और सीधे अमेलिया विलो की कक्षा में गए। पिताजी, क्या आप सामग्री लाए? इवान पामा को देखकर अमेलिया विलो खुशी से उसके पास दौड़ी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके बाल ऊंची चोटी में बंधे थे, उसका चेहरा उत्सुकता से चमक रहा था। इवान पामा ने स्नेहपूर्वक अपनी बेटी का हाथ थपथपाया, उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई। बेशक, आपके पिताजी ने आपको कब निराश किया है? उसने अपनी जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे अमेलिया विलो को दे दी। ये मारिया कार्टर की हालिया अध्ययन सामग्री हैं। अमेलिया विलो की आंखें चमक उठी, उत्सुकता से यूएसबी ड्राइव लेते हुए। इनके साथ मैं निश्चित रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। इवान पामा ने संतोष से सिर हिलाया। तुम मारिया से कहीं ज्यादा समझदार हो, बस तुम्हें एक अच्छे सीखने के माहौल की कमी है। लेकिन सावधान रहना, तुम इन सामग्रियों को लीक नहीं होने देना। मुझे पता है, मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। अमेलिया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसे और याद दिलाने के बाद इवान पामा चला गया। उसके जाते ही अमेलिया का आज्ञाकारी व्यवहार गायब हो गया, उसकी जगह एक धूर्त मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। नमस्ते चार्ल्स पॉन्ड, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ अच्छा है। दूसरी तरफ से चार्ल्स पॉन्ड की उत्साहित आवाज आई, बताओ क्या अच्छा है? अमेलिया विलो ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोनों अपने साझा अपार्टमेंट में लौट आए। अपार्टमेंट में अमेलिया ने उत्सुकता से यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के बाद एक फोल्डर खुलते गए और उनकी सामग्री सामने आती गई। अमेलिया ने गर्व से स्क्रीन की ओर इशारा किया, देखिए, हेवनली ट्यूटर्स अकादमी की ओर से विशेष अध्ययन सामग्री। चार्ल्स पॉन्ड स्क्रीन के करीब झुक गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आपको ये कैसे मिले? मैंने किसी को उन्हें हासिल करने के लिए कहा था, अमेलिया ने उदासीनता से कहा। चार्ल्स पॉन्ड ने जल्दी से फाइलें देखी, अचानक उत्साह से अपनी जान थपथपाए। अमेलिया, हम अमीर बनने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये चीज़ें काले बाजार में कितने में बिकती हैं? अमेलिया ने भौहें उठाईं। आपका क्या मतलब है? आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले अमीर परिवारों के बच्चे अच्छे ग्रेड के लिए कुछ भी भुगतान करने को तैयार हैं। चार्ल्स पॉन्ड ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। मॉक परीक्षाओं का एक सेट 5 अंकों की राशि में बिक सकता है। अमेलिया की आंखें चमक उठीं। आपका मतलब है, हम ये सामग्री बेचने जा रहे हैं? बिल्कुल, चार्ल्स पॉन्ड ने पहले ही योजना बनाना शुरू कर दिया था। हम कई प्रतियां छाप सकते हैं और अलग अलग लोगों को बेच सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखेरी, उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। अगले दिनों में अमेलिया विलो और चार्ल्स पॉन्ड ने गुप्त रूप से इन विशेष अध्ययन सामग्रियों को बेचना शुरू कर दिया। वे एन्क्रिप्टेड चैट सॉफ्टवेयर के माध्यम से खरीदारों से संपर्क करते थे, लेनदेन के लिए उपनगरीय कैफे या पुस्तकालयों का चयन करते थे, हर बार नकदी एकत्र करते थे तथा कोई इलेक्ट्रॉनिक निशान नहीं छोड़ते थे। अमेलिया ने काले रंग का ट्रेंच कोट और बड़ा धूप का चश्मा पहना हुआ था। वह रहस्यमयी और शांत दिख रही थी। वह कैफे के एक कोने में बैठी थी, उसके सामने एक कप कॉफी रखी थी। उसके सामने एक चश्माधारी अमीर लड़की उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। अमेलिया ने अपने बैग से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे अमीर लड़की को दे दिया। ये कार्टर कबीले द्वारा नियुक्त शीर्ष ट्यूटर्स की नवीनतम अध्ययन सामग्री है, आपको कहीं और इसकी दूसरी प्रति नहीं मिलेगी। अमीर लड़की ने यूएसबी ड्राइव स्वीकार कर लिया और उत्सुकता से उसे खोलकर उसकी सामग्री जांचने लगी। इसकी पुष्टि करने के बाद उसने निर्णायक रूप से नोटों का एक ढेर निकाला। मैं ले लूंगा, अगली बार जब आपके पास कुछ नया हो तो पहले मुझसे संपर्क करें। अमेलिया ने पैसे स्वीकार करते हुए मुस्कुराया और मन ही मन इन लोगों की मूर्खता का मजाक उड़ाया। उसने अपने बैंक खाते की शेष राशि की जांच की और सोचा कि वह महंगे स्किनकेयर उत्पादों और ब्रांडेड बैगों पर कितना पैसा खर्च कर सकती है। वह और चार्ल्स पॉन्ड पहले ही इन सामग्रियों को बेचकर लाखों रुपये कमा चुके थे और ये तो बस शुरुआत थी। इस बीच एमिली पाकर की निगरानी प्रणाली ने उसे फिर से सचेत किया। उसने हाथ में रखी फाइलें नीचे रखी और जल्दी से अपना फ़ोन खोला। स्क्रीन पर इवान पामा एक बार फिर मारिया कार्टर के कमरे में घुसता हुआ दिखाई दे रहा था। एमिली अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और अपने मन में विभिन्न सुरागों को जोड़ने लगी। इवान पामा का विलो परिवार से अक्सर मिलना, एडम विलो को कार्टर कबीले में महत्वपूर्ण पदों पर रखना और अब उसकी बेटी की अध्ययन सामग्री चुराना। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अचानक उसे इवान पामा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसे लगा कि वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उस समय उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इसका कारण कार्लोस की इवान पामा से समानता को बताया। लेकिन अब इस बारे में सोचने पर कार्लोस और उसकी बहन वास्तव में इवान पामा जैसे नहीं थे। इवान पामा परिचित इसलिए लगे क्योंकि अमेलिया विलो और इवान पामा के चेहरे, विशेषकर आंखों में कुछ समानताएं थीं, जिससे वे लगभग पिता और पुत्री जैसे लग रहे थे। लगता है अब इवान पामा और विलो परिवार के बीच पितृत्व परीक्षण कराने का समय आ गया है। उसे मारिया कार्टर की मासूम, खुशमिजाज मुस्कान और श्रीमती कार्टर का स्नेह याद आया और वह गहरी सांसें लेने लगी। मारिया कार्टर की अपने पिता के प्रति प्रशंसा बहुत शुद्ध थी, लेकिन अगर वह सच जानती। एमिली ने अपनी मुट्ठी कस ली। कार्टर कबीले की बहू होने के नाते, मारिया कार्टर की भाभी होने के नाते, वह निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती थी। फिर भी सच्चाई उजागर करना अभी जल्दबाजी होगी। उसे और अधिक ठोस सबूतों तथा पूरी साजिश की पूरी समझ की आवश्यकता थी। खेल अभी शुरू हुआ है इवान पामा, अगर तुमने सचमुच श्रीमती कार्टर के साथ गलत किया है। एमिली की आंखों में ठंडक फैल गई। मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात की कीमत चुकाऊंगी। अध्याय 296। अध्याय 289। रात स्याही की तरह काली थी और एमिली फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में कांच के किनारे को रगड़ रही थीं। गिलास में रखा दूध पहले ही ठंडा हो चुका था। अभी तक नींद नहीं आई। कार्लोस बाथरूम से बाल सुखाते हुए बाहर आया।
उसके गीले बाल उसके चिकने माथे पर गिरे हुए थे, जिससे एक आकर्षण सा लग रहा था। बस कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, एमिली ने धीरे से उत्तर दिया। डीएनए परीक्षण के बारे में अभी भी झिझक रही थी। कंपनी का मामला? कार्लोस ने थोड़ा थका हुआ सा लगते हुए पूछा। एमिली पलटी और बेडसाइड लैंप की गर्म रोशनी में कार्लोस को देखने लगी। कार्लोस मिसेस कार्टर से ज़्यादा मिलता जुलता था और इवान पामर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। नहीं, ये कंपनी के बारे में नहीं है। एमिली हिचकिचाई, उसकी उंगलियां अनजाने में आपस में मुड़ गईं। ये एक दोस्त के बारे में है। उसे अचानक उन दिनों की याद आ गई जब वह और कार्लोस फ़ोन पर बातें किया करते थे। तब वह ब्लू स्काई थी और कार्लोस टाइम था, हर चीज़ के बारे में बातें करते रहते थे। लेकिन जब से उन्हें एक दूसरे की पहचान का पता चला, तब से उन्होंने कभी इस तरह बातचीत नहीं की। आज रात एमिली को अनजाने में ही अपने दिल की बात कहने की इच्छा हुई। कार्लोस ने अपना सिर घुमाया, उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी थी। वह उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। एमिली ने अपने शब्दों पर विचार किया। मेरी एक मित्र है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन हाल ही में उसे पता चला कि उसका साथी उसे धोखा दे रहा है। वह रुक गई, उसका गला रुंध गया। वह इस बात को लेकर झिझक रही है कि आगे जांच करनी चाहिए या नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एमिली महसूस कर सकती थी कि कार्लोस की निगाहें उसके चेहरे पर घूम रही हैं। संकोच क्यों? कार्लोस अचानक बोला, उसकी आवाज़ धीमी और दृढ़ थी। उसे चिंता है कि सच्चाई से निर्दोष लोगों को ठेस पहुंचेगी। एमिली ने समझाया। कार्लोस ने धीरे से कहा, यदि विश्वासघात की पुष्टि हो जाती है तो तलाक ही एकमात्र विकल्प है। कार्लोस की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से अधिक निर्णायक थी। भले ही बच्चे हों। उसने आगे दबाव डाला। कार्लोस ने अपने बाल सुखाने का काम रोक दिया और पीछे मुड़ गया। उसके पीछे से प्रकाश चमक रहा था, जिससे उसके चेहरे पर छाया पड़ रही थी तथा उसका भाव स्पष्ट हो रहा था। विवाह का आधार बच्चे नहीं, बल्कि वफादारी है। वफादारी के बिना विवाह को बचाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका स्वर इतना ठंडा था कि एमिली को यकीन हो गया कि उसे इवान की जांच जारी रखनी चाहिए। लगता है आप इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। कार्लोस एक कदम और करीब आया, उसकी आंखें पैनी थीं। क्या ये दोस्त सचमुच आप ही हैं? एमिली का दिल धड़क उठा। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द उसने देखा, उसने उसे रोक दिया। नहीं। अंततः उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। ये वास्तव में सिर्फ एक दोस्त है। कार्लोस कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर मुड़कर अध्ययन कक्ष की ओर चला गया। सो जाओ, मैं कुछ दस्तावेज निपटाने जा रहा हूँ। शांत शयन कक्ष में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ असाधारण रूप से कर्कश थी। एमिली बिस्तर पर लेटी रही, उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। अगली दोपहर कार्टर क्लान ग्रुप के सीईओ के कार्यालय में कार्लोस कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं पड़ा। कल रात की बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी। एमिली का प्रश्न बहुत अजीब था। वह क्या कहना चाह रही थी? क्या एडम विलो उसे फिर से परेशान कर रहा था, या ये था? रिसेप्शन डेस्क से आई कॉल ने उनके विचारों को बाधित किया। यूनिवर्सिटी टाउन से आपके द्वारा अनुरोधित स्पाइसी हॉटपॉट खरीद लिया गया है। जब कार्लोस ने बॉब स्पाइसी हॉटपॉट लोगो वाला एक पेपर बैग पकड़ा हुआ था, तो लिफ्ट में प्रवेश करते समय रिसेप्शनिस्ट की गपशप भरी निगाहों ने उसे असहज महसूस कराया। कार्लोस एमिली को ढूंढने जा रहा था। यह मसालेदार हॉटपॉट उस समय का था जब वह एमिली के साथ यूनिवर्सिटी टाउन गया था। जब वह एमिली के कार्यालय में दाखिल हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ कि कार्यालय खाली था। कार्लोस टेकअवे बैग हाथ में लिए ऑफिस से बाहर निकला, तभी उसे सामने लिफ्ट दिखाई दी। एमिली और एडम विलो बातें करते और हंसते हुए अंदर आए। कार्लोस की उंगलियां कस गईं। अपने दिल में उमड़ते गुस्से को दबाते हुए वह कचरे के डिब्बे की ओर बढ़ गया। बैग से अभी भी भाप निकल रही थी। कचरे के डिब्बे के ऊपर बैग को लटकाते हुए कार्लोस एक क्षण के लिए हिचकिचाया। अंततः उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और खाना एक धीमी आवाज के साथ डिब्बे में गिर गया। लिफ्ट कार्टर कबीले के कैफेटेरिया तक उतरी। एमिली ने कुछ व्यंजन चुने। दोनों ने एक मेज ली और बैठ गए। एडम विलो की आंखें मसालेदार चिकन, मापो टोफू और उबली हुई मछली देखकर चमक उठी। ये सभी व्यंजन एमिली उसके लंच बॉक्स में बनाती थी। एडम विलो का गला थोड़ा सा हिल गया। तुम्हें अभी भी याद है? कैफेटेरिया में एक नया सिचुआन शेफ आया है। एमिली ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, कोशिश करके देखो पसंद आता है या नहीं। एडम विलो ने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन उसकी आंखें एमिली के चेहरे पर ही चिपकी रहीं। वह अचानक एमिली से मिला और उसे खाने पर आमंत्रित किया। अप्रत्याशित रूप से उसने स्वीकार कर लिया। जब से उसने कार्लोस से शादी की है, उसने उसकी ओर सीधे तौर पर नहीं देखा है। अब वह अचानक उसके पास आ रही है और उसके लिए पसंदीदा व्यंजन चुन रही है। ये तो तुमने जो बनाया है उससे कहीं ज्यादा खराब है। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। एमिली की चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गईं। आह, वो सच में कितनी बेवकूफ़ थी। एडम के पेट की तकलीफ के लिए तरह तरह के लंच बनाने के लिए पीछे की ओर झुकती थी। एमिली ने अपने मुंह के कोने को खींचा। सोफी कैसी है? एडम विलो का चेहरा सख्त हो गया। वह ठीक है, बस हर समय खरीदारी करती रहती है, तुम्हारे विपरीत। क्या सिंदूर का निशान मच्छर के खून में बदल गया है? एमिली हल्के से हंसी। कैफेटेरिया के शोरगुल के बीच एडम विलो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एमिली, एक बार जब मैं साउथ सिटी परियोजना को सुरक्षित कर लूंगा और कार्टर कबीले में खुद को स्थापित कर लूंगा तो तुम क्या करोगे? एमिली ने सौम्य मुस्कान अपना ली। एडम, भोले मत बनो। हम तो बस हो गए। कुछ चाय एक बार ठंडी हो जाने के बाद अपने मूल स्वाद में वापस नहीं आ पाती, चाहे कितना भी गर्म पानी मिला दिया जाए। एडम विलो की आंखें चमक उठी। क्या ये कार्लोस की वजह से है? क्या तुम्हें लगता है कि वह सचमुच तुम्हारी परवाह करता है? वह और क्लैंग। एमिली ने गलती से एडम विलो का चाय का कप गिरा दिया, जिससे भूरे रंग का तरल पदार्थ तेजी से मेज पर फैल गया। एडम विलो जल्दी से खड़ा हो गया और बचने की कोशिश की, जबकि उसने मौके का फायदा उठाकर उसका कप जमीन पर गिरा दिया।
माफ करना। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, उसके पास में सीलबंद बैग तैयार था और उसने थूक से सना कप तेजी से बदल दिया। जैसे ही वह सीधी हुई, उसने तैयार किया हुआ प्रतिस्थापन हाथ में पकड़ लिया। अध्याय 297। अध्याय 290। एमिली पार्कर ने अभी डिस्पोजेबल चाय का कप रखा ही था कि एक साया उसके ऊपर मंडराने लगा। एडम विलो ने एमिली पार्कर की कलाई पकड़ ली। जल गया, जरा दिखाऊं। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। एमिली पार्कर को अपना हाथ हटाने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक एक तीखी, गुस्से भरी चीख उसके कानों में पड़ी। आप क्या कर रहे हो? सोफी पार्कर निर्माण टीम के कई साथियों के साथ अभी अभी आई थीं। ये दृश्य देखकर उनकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। एमिली पार्कर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम एक गर्भवती महिला हो, तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो कि मेरे मंगेतर को सबके सामने बहका रही हो? उसके पीछे खड़े सभी सहकर्मियों ने नाटक का आनंद लेने के भाव व्यक्त किए। छोटी सोफी, तुमने गलत समझा है, हम बस काम के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। एडम विलो ने सहज रूप से एमिली पार्कर को अपने पीछे छिपा लिया। इस कार्रवाई ने सोफी पार्कर के क्रोध को पूरी तरह से भड़का दिया। गलतफहमी। सोफी पार्कर की आवाज़ इतनी बढ़ गई कि उसने मसालेदार चिकन की एक प्लेट उठाई और उसे एमिली पार्कर की ओर फेंक दिया। मिसेस कार्टर बनने के लिए उसने कितनी तरकीबें अपनाई। शादी से पहले गर्भवती और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। एमिली पार्कर की सफ़ेद कमीज पर लाल तेल छिड़क गया, जिससे एक गहरा दाग पड़ गया। आसपास के कर्मचारियों की फुसफुसाहट ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। एमिली पार्कर ने शांति से अपने गाल से तेल पोंछा और बोलने ही वाली थी कि अचानक शोर के बीच से एक ठंडी आवाज़ आई। क्या मेरी पत्नी को दूसरों को लुभाने की जरूरत है? भीड़ स्वतः ही अलग हो गई। कार्लोस आगे बढ़े, उनकी नज़र एडम विलो के हाथ पर पड़ी जो एमिली पार्कर का हाथ पकड़े हुए थे। उनकी आंखें तुरंत जम गईं। इसके बाद एडम विलो ने अपना हाथ छोड़ दिया। कार्लोस सीधे सोफी पार्कर के पास गया। उसकी 6 फीट से अधिक की ऊंचाई दबाव का एहसास करा रही थी। लगता है मैनेजर पार्कर में न सिर्फ अक्ल की कमी है, बल्कि वो भुलक्कड़ भी है। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम और एडम विलो कैसे मिले? और वो कौन था जिसने उसकी बहन के आदमी को छीन लिया था? तुम झूठ बोल रही हो। सोफी पार्कर का चेहरा पीला पड़ गया। भाई एडम का एमिली पार्कर से पहले कभी कुछ नहीं हुआ। एडम, कुछ तो बोलो। एडम विलो के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें एमिली पार्कर की ओर ही टिकी रहीं। इस सूक्ष्म क्रिया को कार्लोस ने बखूबी कैद कर लिया। उसने अचानक एक हल्की सी हंसी हंसते हुए एमिली पार्कर के बालों की एक लट को पीछे करने के लिए हाथ उठाया। पत्नी, अगली बार मुझे खाने पर बुलाना याद रखना, ताकि कुछ लोगों के साथ तुम्हारी भूख खराब ना हो। इस अंतरंग क्रिया ने एमिली पार्कर को स्तब्ध कर दिया। ये पहली बार था जब कार्लोस ने उसे पत्नी कहा था। इस औरत से मूर्ख मत बनो। सोफी पार्कर ने उन्मादपूर्ण ढंग से एमिली पार्कर की ओर इशारा किया। वह बस। आखिर क्या? कार्लोस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। सोफी पार्कर अचानक बोल नहीं पा रही थी। कार्लोस ने फिर से चारों ओर देखा और आसपास के कर्मचारी तुरंत पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए। एमिली पार्कर के कपड़े गंदे देखकर कार्लोस ने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। मैं किसी से आपके लिए कपड़े का एक सेट ला दूंगा, कार्लोस ने हल्के से कहा। न जाने क्यों एमिली पार्कर को उससे एक ठंडी आभासी निकलती हुई महसूस हुई और वह दुखी लग रहा था। सोफी पार्कर ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया और इवान पामर के कार्यालय में घुस गई। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी रोई थी। उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आवाज़ आंसुओं से भर गई। पामा अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी। इवान पामा कुछ दस्तावेजों पर झुके हुए थे और यह सुनकर उनकी आंखों में अधीरता की एक झलक उभरी, लेकिन वह तुरंत दब गई। उसने कलम नीचे रख दी। उसका स्वर कोमल था। छोटी सोफी, क्या हुआ? बैठो और धीरे धीरे बात करो। सोफी पाकर शांत नहीं बैठ सकी। वह डेस्क की ओर दौड़ी। उसके हाथ डेस्कटॉप पर दबाव डाल रहे थे। उसके नाखून लगभग ठोस लकड़ी में गड़ रहे थे। वो कुतिया एमिली पाकर, उसने पूरी कंपनी के सामने एडम को बहकाया और कार्लोस ने मुझे बेइज्जत करने में उसकी मदद की। इवान पामर के चेहरे पर थोड़ी ठंडक छा गई, लेकिन उन्होंने एक बुजुर्ग की तरह संयम बनाए रखा। छोटी सोफी, अपनी जबान संभालो। यह एक कंपनी है। एडम भी उस तरह का इंसान नहीं है। सोफी पाकर की आवाज़ फिर से ऊंची हो गई। एक बार फिर से आंसू बहने लगे। अब पूरी कंपनी मुझ पर हंस रही है। एडम ने तो एमिली पाकर की रक्षा की थी। अंकल पामर, एमिली पाकर एडम को बर्बाद कर देगी। इवान पामर को चिढ़ हुई, लेकिन सोफी पाकर के नगरपालिका कार्य समूह से संबंध और राजनीति में उसके प्रभावशाली पिता को देखते हुए उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। उसने आह भरी। एडम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोफी पाकर ने उसकी आस्तीन पकड़ ली, जैसे अपनी आखिरी जीवन रेखा पकड़ रही हो। एमिली पाकर को एडम के करीब आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। वो बस मुझसे बदला लेना चाहती है। वो मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। इवान पामर ने सावधानी से अपनी आस्तीन निकाली। एक पल के लिए विचार करते हुए उन्होंने धीरे से कहा, छोटी सोफी, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन उठाया। जब एमिली पाकर कार्यालय में वापस लौटी तो रिसेप्शनिस्ट के हाथ में फलों की एक प्लेट थी। मैनेजर पाकर, असिस्टेंट कार्टर अभी फल की थाली ले जाना भूल गए। मसालेदार हॉटपॉट की जगह ने इसे बोनस के रूप में दिया। एमिली पाकर हैरान दिख रही थी। उसने अपने हाथ में रखे फलों के प्लेट पर नजर डाली, फिर पैकेजिंग बैग पर, जिस पर यूनिवर्सिटी टाउन की मसालेदार हॉटपॉट की दुकान का लोगो लगा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कुछ दिन पहले यूं ही कह दिया था कि उसे मसालेदार हॉटपॉट खाने का मन कर रहा है। हो सकता है कि कार्लोस उसे लंच के लिए खास तौर पर खरीदने गया हो और अचानक एडम विलो के साथ उसकी मुलाकात हो गई हो। एमिली पाकर के दिल में एक अवर्णनीय एहसास हुआ। डीएनए टेस्ट के नतीजे आने के बाद, चाहे वह जैसा चाहती थी वैसा नतीजा मिले या नहीं, उसे कार्लोस से अपनी बात स्पष्ट करनी ही थी। जब एमिली पाकर विचार कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। इवान पामर चाहते थे कि वह आ जाए। जब एमिली पाकर इवान पामर के कार्यालय में दाखिल हुई तो उसने पाया कि एडम विलो भी वहां मौजूद था।
इवान पामर चौड़ी मेज के पीछे बैठे थे, उनकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं, उनकी निगाहें एमिली पाकर और एडम विलो के बीच घूम रही थीं, उनके होठों के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट परियोजना के बोर्ड ने एडम को कार्यभार सौंपने का निर्णय लिया है। वह धीरे धीरे बोला, उसका स्वर निर्विवाद था। जहां तक जनरल मैनेजर पाकर की बात है, उन्होंने रुककर एमिली पाकर पर नजर डाली। कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट है, कोको ब्रांड के साथ सहयोग, जो आपको सौंपा जाएगा। एडम विलो ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकुड़ा और सहज रूप से एमिली पाकर की ओर देखा। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट परियोजना हाल के वर्षों में कार्टर क्लान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो अच्छी तरह से संसाधनयुक्त है तथा इसमें जीतने की उच्च संभावना है। जबकि कोको सहयोग के लिए कार्टर क्लान ने 10 वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया, जिसे उद्योग में एक असंभव कार्य के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति पामर, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? एडम विलो बोले बिना नहीं रह सके। इवान पामर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मेरा आवंटन अनुचित है? एडम विलो का गला रुंध गया और वह अधिक कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। एमिली पाकर हालांकि शांत रही, यहां तक कि उन्होंने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ते हुए कहा, राष्ट्रपति पामर का मतलब यह है कि जो भी परियोजना हासिल करेगा वह प्रबंधक पद जीतेगा। इवान पामर ने सिर हिलाया, ये सही है। एमिली पाकर ने हल्की सी हंसी निकाली, उसकी निगाहें इवान पामर पर टिकी रहीं। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। इवान पामर की आंखों में एक अप्रत्याशित चमक आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी स्पष्ट रूप से सहमत हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता था कि एमिली पाकर को कोको ब्रांड के साथ सहयोग करने की कठिनाई का बिल्कुल भी पता नहीं था। एमिली पाकर ने आगे कहा, हालांकि चूंकि यह एक प्रतियोगिता है, तो क्यों न इसमें एक और नियम जोड़ दिया जाए, जो भी हारेगा वह न केवल प्रबंधक प्रतियोगिता से हट जाएगा, बल्कि उसे कार्टर कबीले को भी पूरी तरह से छोड़ना होगा। एडम विलो दंग रह गया। इवान पामर ने आंखें तिरछी करके एमिली पाकर को गौर से देखा। क्या उसने ऐसी शर्त रखने की हिम्मत की? क्या वह सचमुच कोको हासिल करने का आत्मविश्वास रख सकती है? एमिली पाकर ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, वह भी इवान पामर पर टिकी हुई थी। क्या राष्ट्रपति पामर जुआ खेलने को तैयार नहीं है? इवान पामर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर अचानक मुस्कुराए, ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। अध्याय 298, अध्याय 291। इवान पामर के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद एडम विलो एमिली पाकर से मिलने से खुद को रोक नहीं सका। एमिली, स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, यह मैं नहीं था जिसने आपको प्रोजेक्ट टीम से बाहर कर दिया था। वह छोटी सोफी थी। वह स्वयं शिकायत करने चेयरमैन के पास गई थी। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। ये डॉक्टर स्टर्लिंग के साथ काम करने का एक मौका था। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एमिली पाकर ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और मुस्कुराए। महत्वपूर्ण? वह हल्की सी हंसी हंस पड़ी। सहायक विलो, ऐसा अवसर आपके लिए बहुत मूल्यवान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हालांकि हम एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मुझे कभी नहीं समझा, कार्लोस जितना भी नहीं, जिसे मैं बहुत कम समय से जानती हूँ। उनके लिए स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहयोग परियोजना बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी। संस्थान और ईस्टर्न हॉस्पिटल सीधे सहयोग करेंगे। स्वाभाविक रूप से तब कोई न कोई इसकी देखरेख करेगा। जहां तक कार्टर कबीले का सवाल है, वे महज धन के थैले हैं। एडम विलो दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एमिली पाकर उसे इस तरह से देखेगी। वह कार्लोस जितना अच्छा भी नहीं है। एमिली पाकर की नज़रें रेस्टोरेंट में होने वाली नज़रों से बिल्कुल अलग थीं। वह इतनी आलसी लग रही थी कि उससे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई निराशा नहीं थी। अब वह उसे निराश करने की जहमत भी नहीं उठा सकती थी। आप बदल गए हैं, वह अचानक बोल पड़ा। मैं नहीं बदला हूँ, बस तुमने कभी सही मायने में नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। एमिली पाकर ने लिफ्ट का बटन दबाया। वह अंदर चली गई, एडम विलो को बाहर छोड़कर। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, एडम विलो ने उसे यह कहते सुना, एडम विलो, सावधान रहना, इस बार मैं और पीछे नहीं हटूंगा। एमिली पाकर दफ्तर में लौटी, जहां कार्लोस दरवाजे की तरफ पीट करके जमीन से छत तक ऊंची खिड़की पर खड़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वह मुड़ा। मैंने सुना है कि आप कोको सहयोग परियोजना के लिए सहमत हो गए हैं। कार्लोस को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। एमिली को बैठते देख उसने लापरवाही से उसकी पीठ के निचले हिस्से के पीछे एक तकिया रख दिया। क्या इवान पामर ने आपको लाइव अपडेट नहीं दिए? एमिली, तुमने एक गर्म आलू ले लिया है। कार्लोस नीचे झुकी और अपनी कुर्सी के दोनों ओर के आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। उनके प्रतिनिधि ने हमें 7 बार अस्वीकार कर दिया। मेरे अलावा न तो ओलिवर रॉस और न ही इवान पामर कोको के साथ सहयोग के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर पाए। एमिली अचानक हंस पड़ी। क्या आप चिंतित हैं कि मैं इसे संभाल नहीं सकता? कार्लोस ने कंधे उचकाते हुए कहा, सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि हम दोनों को एक साथ कार्टर परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बाहर निकाला जा रहा हूँ। कार्लोस ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। कोको के प्रतिनिधि आज दोपहर 3 बजे की उड़ान से आ रहे हैं। मैं आपके साथ उनसे मिलने चलूंगा। अंतर्राष्ट्रीय आगमन हॉल में एलईडी स्क्रीन पर उड़ान की जानकारी टिमटिमा रही थी। एमिली पाकर और कार्लोस आगे की ओर देखते रहे जबकि यात्री बाहर निकल रहे थे। उड़ान से पता चलता है कि वह पहले ही उतर चुकी है। कार्लोस ने अपनी घड़ी देखी। तभी वीआईपी चैनल से एक अधेड़ उम्र की महिला निकली। यूरिको एक शानदार कदम के साथ आए। उसने एक शानदार ढंग से तैयार किया गया कोको सूट पहना हुआ था। वह अपने बाएं हाथ से एक सूटकेस खींच रही थी और अपने बगल में बैठे अनुवादक से धीमी आवाज में बातचीत कर रही थी। महिला अनुवादक ने जब स्वागत करने वाली भीड़ को देखा तो उसने अपना सिर उठाया और रहस्यमय मुस्कान बिखेरी। एमिली पाकर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। बेदाग कपड़े पहने अनुवादक रेनी वाइट था। क्या संयोग है, डायरेक्टर पाकर, रेनी सबसे पहले बोली। उसके लहराते बाल उसके कंधे पर लहरा रहे थे और उसने अपना सिर झुका लिया। नग्न नेल पॉलिश से रंगा उसका हाथ गलती से उसके सपाट पेट से छू गया। आप उन्हें लेने स्वयं आए थे?
यूरिको ने एमिली पाकर के गर्भवती पेट को स्कैनर जैसी आंखों से देखा और थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। लेकिन जब उसकी नज़र कार्लोस पर गई तो उसने अचानक रेनी वाइट से जापानी भाषा में बात की। सुश्री यूरिको ने कहा। रेनी का अनुवाद एक सूक्ष्म विराम के साथ आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काटो कबीला एक गर्भवती महिला को बातचीत के लिए भेजेगा। कार्लोस ने एमिली पाकर के गर्भवती पेट को आधा ढकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। हम दिखावे से अधिक क्षमता को महत्व देते हैं। उनकी धाराप्रवाह जापानी भाषा सुनकर यूरिको की बाहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। क्षमता, यूरिको ने अंततः कहा। कोको केवल शीर्ष टीमों के साथ सहयोग करता है। उसने अचानक अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और उसे रेनी वाइट को दे दिया। पहले ये परीक्षा पास करो, फिर बात करो। कवर पर शीर्षक कोको पार्टन योग्यता समीक्षा प्रकाश में चमक रहा था, जो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रहा था। जैसे ही एमिली पाकर इसे लेने वाली थी, यूरिको पहले ही मुड़ चुकी थी। रेनी, क्या कार तैयार है? एमिली पाकर को बोलने का कोई मौका न देते हुए वह 10 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर बाहर की ओर बढ़ गई। रेनी 2 कदम पीछे हट गया और जानबूझकर कार्लोस की ओर एक और उदास नजर डाली। रेनी, तुम यूरिको की दुभाषिया कैसे बनी? कार्लोस ने पूछा। उसे याद आया कि रेनी वाइट को अभी भी नौकरी की तलाश करनी चाहिए। इससे पहले मैंने फर्स्ट ऑफिसर के उद्घाटन समारोह में अच्छा प्रदर्शन किया था। जिस सरकारी कार्यालय में सिस्टर सोफी पाकर काम करती हैं, उन्हें पता था कि कोको एक वैश्विक साझेदार की तलाश में है और सुश्री यूरिको को एक जापानी दुभाषिया की जरूरत थी। मैंने कॉलेज में जापानी भाषा को अपनी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ा था, इसलिए मुझे दुभाषिया के रूप में उनके पास भेजा गया। वह मुझसे बहुत संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमें बातचीत के कई मौके मिलेंगे। रेनी पूरी तरह मुस्कुरा रही थी। पहले नौकरी न मिलने की शर्मिंदगी के विपरीत रेनी को महसूस हुआ कि हाल ही में सब कुछ उसके अनुकूल चल रहा है। जब वह बोल रही थी तो उसका सूटकेस एमिली पाकर के पैरों और पेट से टकराने ही वाला था। कार्लोस ने जल्दी से अपना पैर आगे बढ़ाया और सूटकेस को रोक दिया। ध्यान से, उनके स्वर में अधिक गंभीरता थी। रेनी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ये देखकर कि कार्लोस ने एमिली की किस प्रकार रक्षा की, उसे अंदर से कड़वाहट महसूस हुई। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या ये सिर्फ उसकी गर्भावस्था की वजह से नहीं है? अगर सिस्टर सोफी पाकर ने मुझे भाई काटो को अपनी गर्भावस्था के बारे में अस्थायी रूप से न बताने के लिए न कहा होता जब तक कि मैं 3 महीने बाद इसकी घोषणा न कर दूं, तो अब मैं उनके द्वारा सुरक्षित होती। रेनी ने मन ही मन सोचा। हम किसी और दिन बात करेंगे। मुझे सुश्री यूरिको से मिलना चाहिए। अनिच्छा से रेनी चली गई। रात में कोको के सहयोग दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद कार्लोस बेडरूम में लौट आया। शयन कक्ष में केवल एक अंबर रंग का रात्रि लैंप जलाया गया था। एमिली पाकर नींद में करवट बदल रही थी। 5 महीने की गर्भवती पेट की वजह से वह समुद्र तट पर फंसी हुई वेल जैसी लग रही थी। रेशमी रजाई उसकी कमर तक खिसक गई थी, जिससे गर्भावस्था के कारण उसका शरीर अधिक भरा हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह लेटा, एमिली पाकर अनजाने में उसके आलिंगन में लुढ़क गई। उसका गर्म हाथ उसकी कमीज के नीचे चला गया, उसका गाल उसकी छाती से रगड़ने लगा। उसका पूरा शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। वह झिझका और एक तकिए की ओर देखा जिसे किसी ने लात मारकर फर्श पर गिरा दिया था। चूंकि एमिली का पेट बड़ा हो गया था, इसलिए उसे नींद में करवट बदलने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसे विशेष रूप से एक तकिया दिया गया। उस क्षण तक वह अपने सामने खड़े आदमी को तकिया समझने लगी थी। कार्लोस की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। और भी बुरा, जल्द ही उसका पैर कार्लोस के पैर से लिपट गया। अंततः उसने सावधानीपूर्वक उसे घेर लिया। उसका हाथ उसके सूजे हुए पेट को ढक रहा था। अचानक उसे भ्रूण की स्पष्ट हलचल महसूस हुई। उस क्षण कार्लोस को अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग उसकी बाहों में हैं। अध्याय 299। अध्याय 292। सुबह की धूप फर्श से छत तक की खिड़कियों से भोजन कक्ष में आ रही थी। तभी एमिली तरोताजा महसूस करते हुए अंदर आई। वह कल रात बहुत गहरी नींद में सोई थी और उसे पता भी नहीं चला कि कार्लोस कब अपने कमरे में वापस आ गया। वह अभी बैठी ही थी कि उसने देखा कि कार्लोस उसके सामने बैठा है, आराम से ब्लैक कॉफी पी रहा है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे 2 गहरे काले घेरे हैं। भाई, क्या तुम कल रात चोरी करने गए थे? मारिया भी बैठ गई, अपना टोस्ट चबाते हुए और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप यौन रूप से कुंठित हैं। कार्लोस ने बिना कुछ कहे उसे ठंडी नज़र से देखा। वह ये बिल्कुल नहीं कह सकता था कि पिछली रात एमिली ने उसे मानव तकिए की तरह इस्तेमाल किया था तथा उसे हर जगह पीड़ा दी थी, और क्योंकि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसे सुबह तक सहना पड़ा। अंततः वह केवल ठंडे पानी से स्नान करके ही राहत पा सका। इवान पाम ने अपने हाथ में रखा अखबार नीचे रख दिया और बड़ी खूबसूरती से अपना स्टेक काटने लगा। उसकी नज़रें उस जोड़े पर घूम रही थी, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव थे। एमिली, मैंने सुना है कि कल तुम्हें बाहर कर दिया गया था। मिस यूरिको ने तो आपकी परवाह भी नहीं की। वह आलस से अपनी चाय पी रहा था। यह मत कहिए कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन यदि मैं आपकी जगह होता तो कोको के प्रतिनिधियों से मिलते समय मैं अपने पहनावे और बोलचाल पर थोड़ा अधिक ध्यान देता। एमिली ने अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसने खुद ही अपने द्वारा तैयार किए गए व्यावसायिक परिधान पहन रखे थे और उसने एक भी महंगा सामान नहीं पहना था। यूरिको जैसी महिला जो अपना सिर ऊंचा रखती थी, स्वाभाविक रूप से उसे नीची नज़र से देखती थी। श्रीमती काटो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन ये सुनते ही उन्होंने अचानक अपना चाकू और कांटा नीचे रख दिया। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इवान, आपने एमिली को कोको सहयोग संभालने दिया। उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था। बोर्ड में हर कोई जानता है कि कोको पर बातचीत कितनी कठिन है, लगभग कोई भी इसे ठीक से नहीं कर सका। आप एमिली को इतना कठिन काम कैसे सौंप सकते हैं, खासकर उसकी हालत को देखते हुए? माँ, यह मेरा अपना निर्णय था। आखिरकार मैं कंपनी में हर दिन ढेर सारे दस्तावेजों का सामना करने के बजाय लोगों से बातचीत करना और काटो परिवार की परियोजनाओं के बारे में अधिक जानना पसंद करूंगा। इसके अलावा कार्लोस हाल ही में मेरी मदद कर रहा है, इसलिए मेरा कार्यभार भारी नहीं है।
एमिली ने सच कहा, उसने शुरू में सोचा था कि ओलिवर के बिना उसकी नौकरी का तनाव बहुत अधिक होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कार्लोस की कार्यकुशलता काफ़ी अधिक थी। वह कुछ सामान्य दस्तावेजों को पहले ही संसाधित कर लेता था तथा केवल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ही उसे सौंपता था, जिससे वह सुबह तक अपना काम पूरा कर लेती थी। लेकिन कोको सहयोग की कठिनाई वाकई बहुत ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने पहले हमारे मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर में एक काउंटर खोला था, लेकिन वह 1 साल का अनुबंध था। इसे दीर्घकालिक अनुबंध में बदलना लगभग असंभव लगता है। श्रीमती कार्टर ने टिप्पणी की, हमारे देश में उपभोक्ता शक्ति बहुत ज़्यादा है। कार्टर परिवार के सभी मॉल देश के सबसे व्यस्त इलाकों में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये सहयोग हासिल कर पाएंगे। हालांकि एमिली दृढ़ थी। इवान पामर ने मन ही मन उपहास के साथ सुना। स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पिछला सहयोग पूरी तरह से एमिली के श्री विलियम के साथ गहरे संबंध के कारण था। इस बार मिस यूरिको, जो एक कठिन और संकीर्ण सोच वाली राष्ट्रवादी थी, के साथ व्यवहार करते हुए एमिली को कठिन समय का सामना करना पड़ा। इवान पामर एमिली और कार्लोस को शर्मनाक तरीके से कार्टर टॉवर से बाहर निकाले जाने का दृश्य लगभग देख सकते थे। ये सुनते ही मारिया की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से अपना मुंह पोंछा। भाभी, क्या हम कोको के साथ लंबे समय तक सहयोग करने वाले हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। अगर हम उनका काउंटर हासिल कर लें तो हमारा प्रदर्शन जरूर आसमान छू जाएगा। कोको एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है जो पिछले दशक में उभरा है और शीघ्र ही सदियों पुराने लग्जरी ब्रांडों के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन उनके काउंटर अत्यंत दुर्लभ हैं। देश में केवल एक ही है जो मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर में स्थित है, और जब भी नए उत्पाद जारी होते हैं तो कतारें प्रवेश द्वार को लगभग कुचल देती हैं। लेकिन इस वर्ष कोको ने अचानक नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया तथा ऐसी अफवाहें फैली कि वे सभी काउंटरों को सकुरा किंगडम में वापस ले जाना चाहते थे। एमिली ने अपने होंठ भींच लिए और अभी कुछ भी नहीं बोली थी कि इवान पामा हल्के से हंस पड़ा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कोको के काउंटर हटाने से मूनलाइट डिपार्टमेंट स्टोर पर काफ़ी असर पड़ेगा। अफवाह यह है कि मिस यूरिको इस बार पूरी तरह से संबंध तोड़ने के इरादे से आई थीं। उसने एमिली की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल सकती हो? कार्लोस ने अपना कॉफ़ी कप नीचे रख दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। हमारे पास अपनी व्यवस्था है। हम जाकर मिस यूरिको से कोको के बारे में बात करेंगे। व्यवस्था? इवान पामा ने भौहें चढ़ाईं। क्या यह एमिली को दीवार से टकराने के लिए तैयार करना है या खुद को अपमानित करना है? श्रीमती कार्टर ने भौहें चढ़ाईं। इवान, अपने शब्दों पर ध्यान दो। इवान पामा ने कंधे उचकाए। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। कार्टर परिवार की सबसे वरिष्ठ व्यावसायिक टीमें भी कोको की बातचीत नहीं संभाल पाईं, तो एमिली क्यों संभाल पाएगी? एमिली ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी निगाहें शांत किंतु दृढ़ थीं। क्योंकि मैं कार्टर कबीले का महाप्रबंधक हूँ और मैं कोको के काउंटर को वापस नहीं लेने दूंगा। मारिया ने उत्साह से ताली बजाई। भाभी कितनी मस्त हैं। कार्लोस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। इवान पामा ने व्यंग्य किया, तो फिर हम देखेंगे। श्रीमती कार्टर ने आह भरी, लेकिन एमिली की ओर उनकी निगाहों में अधिक चिंता झलक रही थी। एमिली, कोको मामले में बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपने आप को ज़्यादा तनाव में मत डालो। एमिली मंद मंद मुस्कुराई। माँ, चिंता मत करो। श्रीमती कार्टर एमिली और इवान पामा के बीच की शर्त से अनभिज्ञ थीं। नाश्ते के बाद कार्लोस और एमिली उस होटल में गए जहां यूरिको ठहरी हुई थी। कार्लोस, आपने कोको के साथ पिछला सहयोग संभाला था, है ना? तो आपने मिस यूरिको के साथ पहले भी काम किया है। एमिली को अचानक याद आया। कार्लोस का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। यह मुख्यतः ओलिवर ने ही संभाला था। मैं यूरिको से मिला था, लेकिन मैंने उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पुरुष मॉडल का इंतजाम किया था। कार्लोस ने सहजता से स्वीकार किया। अध्याय 300, अध्याय 293। रेनी वाइट उन हावते कौचे के कपड़ों को सहला रही थी। उसके चेहरे पर उन्हें छोड़ने की अनिच्छा का भाव था। यूरिको की बात सुनकर उसने झट से सिर हिला दिया। मैं भाई कार्टर को कई वर्षों से जानता हूँ। वह मेरे साथ बहन जैसा व्यवहार करते हैं। ये सुनकर यूरिको प्रसन्नता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। तो क्या आप बाद में मेरे लिए उनके साथ एक निजी बैठक का प्रबंध कर सकते हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे यकीन है कि जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर और मेरे बीच अच्छी बातचीत होगी। यूरिको ने मुस्कुराते हुए कहा। रेनी वाइट एक क्षण के लिए हिचकिचाया। वह कार्लोस को पसंद करती थी और निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि वह अन्य महिलाओं के साथ अकेला रहे। मैं सच में कार्टर कबीले के साथ सहयोग करना चाहता हूं, और मैंने सुना है कि जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर का हाल ही में समय अच्छा नहीं रहा है। अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिए फायदेमंद होगी। बोलते समय यूरिको ने एक बार फिर रेनी वाइट की ओर देखा। उसने रेनी जैसी कई महिलाओं को देखा था जो घमंड की लालसा रखती थीं। ये सुनकर कि वह भाई कार्टर की मदद कर सकती है, रेनी वाइट की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह हमेशा भाई कार्टर को यह साबित करना चाहती थी कि वह एमिली पार्कर से बेहतर है। वह युवा है, सुंदर है और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय स्नातक है। यदि वह इस बार भाई कार्टर को कोको के साथ सहयोग परियोजना को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है तो वह कार्टर परिवार को साबित कर सकती है कि वह एक योग्य सहायक है। ठीक है, मैं अब भाई कार्टर को ढूंढने जाऊंगा, रेनी वाइट ने कहा जब वह उन उच्च फैशन वाले परिधानों को लेकर बाहर चली गई। यूरिको के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, मानो योजना अच्छी तरह से क्रियान्वित हो गई हो। कार्लटन ग्रांड होटल में जैसे ही भूतल पर लिफ्ट के दरवाजे खुले, कोको पोशाक पहने रेनी वाइट उनके पास आए। भाई कार्टर, मुझे आपसे अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कार्लोस ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़ी एमिली पार्कर की ओर देखा। अगर आपको कुछ कहना है तो यहाँ कहें, रेनी वाइट ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा। कोको सहयोग परियोजना के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने एमिली पार्कर की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। मैं ये बात केवल आपसे ही कहूँगा। बोलना चाहो तो बोलो, वरना मत बोलो। कार्लोस की आवाज़ ठंडी और बर्फीली थी। बस 5 मिनट। रेनी वाइट की आंखें तत्परता से लाल हो गईं। ये सचमुच कुछ महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ो, मैं चाय घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। एमिली पार्कर ने सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी किसी से कोको में यूरिको की वर्षों की कार्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी एकत्रित करवाई थी और उसे इसका उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। कार्लोस के पास रेनी वाइट के साथ ऊपरी मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रेनी वाइट ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और कार्लोस के अंदर आने के लिए एक तरफ हट गया। जैसे ही कार्लोस अंदर आया, उसने एक क्लिक की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया था। वह घूम गया। स्वीट के दरवाजे के पास यूरिको मोहक नगलीजी में खड़ी थी, नीचे देख रही थी। काफी सुंदर दृश्य दिख रहा था। उसके लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, बहुत समय बाद मिले। बोलते समय उसने अपनी पीली बाहों को कार्लोस के कंधों पर बेलों की तरह लपेट लिया और उससे जुड़वा भाई की तरह चिपक गई। वह कमरे में एक मनमोहक धूप बत्ती जला रही थी। युवा और कुशल जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, लंबे और सुंदर, पर उसकी लंबे समय से नजर थी। मैडम यूरिको। कार्लोस दरवाजे पर निश्चल खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, उसकी मोटी पलकें एक तीखी छाया डाल रही थीं। क्या कोको अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? यूरिको ने पलट कर देखा। उसके हिलने के साथ ही रेशमी चोगा उसके कंधे से फिसल गया। इतनी गंभीरता से क्यों, राष्ट्रपति कार्टर? अगर आप रुके तो। उसकी उंगलियां, जो चमकीली लाल पॉलिश से रंगी थीं, कार्लोस की टाई को सहला रही थीं। कोको तुरंत हस्ताक्षर कर सकता है। कार्लोस ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी। गरिमा से पेश आओ। धर्मी आदमी होने का ढोंग कर रहे हो। यूरिको की अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई जब उसने बागे की बेल्ट को तेजी से खींचा। क्या तुमने पिछली बार मेरे बिस्तर पर एक पुरुष मॉडल नहीं भेजा था? यह मेरे सचिव का आतिथ्य का तरीका था। कार्लोस ने उसका हाथ इतनी जोर से झटक दिया कि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई और फर्श पर गिर पड़ी। मेरा भी अपना आतिथ्य सत्कार का तरीका है। उसने जोर से स्वीट का दरवाज़ा खोला और रेनी वाइट शैंपेन की ट्रे लेकर दस्तक देने ही वाली थी। वह वहीं जम गई। ट्रे पर रखे क्रिस्टल के गिलास कमरे के अंदर की अव्यवस्था को दर्शा रहे थे। यूरिको बिखरी हुई गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गिर पड़ी, जबकि कार्लोस दरवाजे पर खड़ा था। उसका एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हटा। भाई कार्टर, आप? रेनी वाइट की आवाज़ कांप उठी। आप मिस यूरिको के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। कार्लोस की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। क्या तुमने उसके साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा? रेनी वाइट के हाथ में रखी ट्रे जमीन पर गिर पड़ी। मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा था। अगर हम कोको को सुरक्षित कर पाते तो बोर्ड क्या होगा? कार्लोस ने कदम दर कदम संपर्क किया। रेनी वाइट, मेरे बारे में चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। रेनी वाइट को एक कोने में धकेल दिया गया। उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकरा रही थी। एमिली पार्कर केवल आपको नीचे खींचेगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे पास उससे मुकाबला करने की क्या योग्यता है? तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। कार्लोस उसके पास से तेजी से निकल गया। रेनी वाइट पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। क्या उसने सचमुच भाई कार्टर को नाराज कर दिया? क्या वह सचमुच उसके साथ खत्म हो गया है? वह कांप उठी जब उसने अपने पेट की ओर हाथ बढ़ाया। अभी भी एक आखिरी पत्ता खेलना बाकी था। तुम्हें इसका पछतावा होगा। कार्लोस के जाते हुए रूप को घूरते हुए उसने मन ही मन कहा। एक बार बच्चा पैदा हो जाए। रेनी वाइट के बोलने से पहले ही उसके पीछे हंगामा शुरू हो गया। पता चला कि मिस यूरिको ने गुस्से में आकर स्वीट में सब कुछ तोड़ दिया। कार्लोस, तुमने मेरा टोस्ट ठुकराने की हिम्मत की। तुम्हें यूरिको की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैं अन्य ब्रांडों के साथ मिलकर कार्टर कबीले का बहिष्कार करूंगा। यूरिको का भारी मेकअप किया हुआ चेहरा अब धुंधला हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से विकृत हो गई थी। यदि वह उसे प्राप्त नहीं कर पाती तो वह उसे नष्ट कर देती। चाय कक्ष में एमिली पार्कर पिछले 2 वर्षों की कोको के एशिया प्रभाग की वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थीं। तभी अचानक उसके फोन पर एक समाचार अलर्ट आया। कोको ने कार्टर क्लान के साथ सहयोग समाप्त करने की घोषणा की है और ग्रैंड स्फीयर डिपार्टमेंट स्टोर की ओर रुख किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने घोषणा की है कि वे अब कार्टर क्लान के साथ काम नहीं करेंगे। कार्टर क्लान के शेयर की कीमत में 5% की गिरावट। एमिली पार्कर ने सहजता से समाचार खोला। यूरिको ने अभी ट्विटर पर पोस्ट किया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी जिसे यूरिको ने हाल ही में पोस्ट किया था। होटल के कमरे में कार्लोस की आकृति, कैप्शन के साथ, कुछ लोग गंभीर होने का दिखावा करते हैं लेकिन वास्तव में मानव वेश में जानवर होते हैं। एमिली पार्कर ने खड़े होने के लिए सोफे के आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। लिफ्ट की घंटी बजी और वह खुल गई और कार्लोस बाहर चला गया। उन्होंने एमिली पार्कर का पीला चेहरा देखा और तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। क्या हुआ? एमिली पार्कर ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन पहले ही उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। कार्लोस की सांसें भी थोड़ी अनियमित थीं। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अभी अभी कमरे में रखी धूप की सुगंध का भरपूर आनंद लिया था। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका आत्मनियंत्रण बहुत मजबूत था, इसलिए उसने खुद को मजबूरन कमरे से बाहर निकलकर नीचे तक जाने के लिए मजबूर किया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, एमिली पार्कर को ढूंढना और वहां से निकल जाना। एमिली पार्कर को देखकर उसे लगा कि उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गई हैं। मैं तुम्हें पहले एक छोटे क्लिनिक में ले चलूंगा। एमिली पार्कर समाचार की विषय वस्तु को लेकर इतनी चिंतित थीं कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या कार्लोस को जहर दिया गया था। दोनों जल्दी से कार्लटन ग्रैंड होटल से बाहर निकल गए। उसी समय यूरिको की खबर ऑनलाइन भयावह गति से फैल रही थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।